प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैरियर क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में अपने ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा से संबंधित पेपर हल कर रहे थे, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक हल कर दिए थे। आज मैं आपको रीजनिंग, मैथ और साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल करवाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 जो एक पैसेज के क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है अपने सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए ध्यान से। 8 व्यक्ति है, पी क्यू लिख लीजिए पहले कौन कौन है। पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है, वी है और एफ है। 8 हो गई। एक वर्ताकार बेंच के गिर्द एक दूसरे से समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ये 8 व्यक्ति है वो एक बेंच पर बैठते हैं और वो बेंच कैसा है, वर्ताकार बेंच है और अपना मुख कहाँ करते हैं, सेंटर की ओर। सेंटर की ओर मुख करते हैं तो एक व्यक्ति यहाँ बैठा दीजिए, दूसरा यहाँ, 3, 4 और फिर इनके बीच में 5, 6, 7 और 8। 8 व्यक्ति ऐसे बैठेंगे। ठीक है, लिखा हुआ क्या है कि परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो, यानी जिस क्रम में दिए हुए हैं उस क्रम में बैठना इनका जरूरी नहीं है। तो बैठाएंगे कैसे। यू है वो क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए सर्किल में अंदर की तरफ मुंह करके बैठे तो आपको दाएं और बाएं का पता होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ अगर बैठा है, यहाँ अगर बैठा है तो उसका जो बायां होगा वो ये होगा, ये बाईं साइड होगी और ये साइड होगी वो कौन सी होगी, दाईं। यानी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज जो घूमेगा वो बायां होगा और एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में होगा वो दाएं की तरफ होगा। ठीक है, अगर यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है तो इसका बायां ये साइड होगा, बायां, और इधर होगा इसका दायां, इसका दायां भाग। घड़ी की दिशा में बाएं साइड और घड़ी की विपरीत दिशा में दाएं साइड। कब, जब व्यक्ति अंदर की ओर मुख करके बैठते हैं। और यही व्यक्ति जब आपको बाहर की ओर मुख करके बैठना है तो ये जस्ट रिवर्स हो जाता है। जो बायां भाग है वो दायां बन जाता है और जो दायां भाग है वो बायां बन जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, बायां होगा वो घड़ी की विपरीत दिशा में होगा और जो दायां होगा वो घड़ी की दिशा में होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। पहले इनको क्रम में बैठाना है ना। तो 8 व्यक्ति है। सबसे पहले क्या लिखा, यू है वो क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यू को यहाँ बैठा लीजिए। यू है वो क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो पहले क्यू को आप बैठा लीजिए। मान लीजिए क्यू यहाँ बैठा है, ठीक है, और यू है वो क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर। तो क्यू का दायां, ये साइड क्यू की बाईं साइड चलेगी हमेशा और ये साइड दायां, और वो भी कौन से स्थान पर, तीसरे पर। 1, 2 और 3 कौन बैठा है, यू बैठा है। कौन बैठा है, यू। यू है वो क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा दिया। जो एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब क्यू है वो एफ के दाएं है। क्यू है वो एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा तो एफ क्यू के बाएं होगा और एफ क्यू के बाएं होगा तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी एफ यहाँ बैठेगा। ठीक है, पहली लाइन पूरी एकदम सही। यू है वो क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। इसके बाद क्या कहा है, वो क्यू है जो एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। 3 व्यक्तियों को आपने बैठा दिया। आगे पढ़िए। पी एफ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ आपको मिला हुआ है और पी को कहाँ बैठाना है, एफ के बाएं यानी घड़ी की दिशा में। कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर। तो पहला स्थान घड़ी की दिशा में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान, यहाँ पर किसको बैठाना है, पी क्यू बैठाना। ठीक है, उसके बाद है आर है वो पी के बाएं चौथे स्थान पर। आर है वो पी के बाएं है, घड़ी की दिशा में चलना है और कौन से स्थान पर है, चौथे पर। बायां बोले तो घड़ी की दिशा में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ कौन बैठा है, आर बैठा है। उसके बाद है टी एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। टी है वो एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और आगे लिखा हुआ है एस पी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो एस यहाँ नहीं हो सकता, एस यहाँ नहीं हो सकता। पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो पी के निकटतम एक ही है तो यहाँ पर एस हो ही नहीं सकता। उसके बाद एस को बैठाएंगे कहाँ, टी है वो एस के दाएं तीसरे स्थान पर। अगर टी को यहाँ बैठा दें और एस को यहाँ बैठा दें तो ये हो गया बायां, ये हो गया बायां। तो टी है वो एस के दाएं स्थान पर है, टी एस के दाएं तीसरे स्थान पर है तो टी को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठा देंगे और एस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया। टी है वो एस के दाएं,
एस के दाएं तीसरे स्थान पर, तो एस यहीं बैठेगा। अगर एस यहाँ बैठेगा तो ये बायां हो जाएगा, तो एस यहाँ बैठेगा। और इसके दाएं की बात करें तो घड़ी की विपरीत दिशा में टी यहाँ बैठेगा। ठीक है, टी एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो पूरा क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया, 8 के व्यक्ति आपने बैठा दिए। अब इनके आंसर है वो दे दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, एस के ठीक बाएं चौथे स्थान पर कौन है? एस के ठीक बाएं घड़ी की दिशा की बात कर रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान पर कौन बैठा है? क्यू। तो 26 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा क्यू। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पी व क्यू के मध्य कौन बैठा है? पी यहाँ बैठा है, क्यू यहाँ बैठा है, और मध्य में कौन बैठा है? एस यहाँ नहीं बैठ सकता। जो व्यक्ति बच गया, कौन बच गया? वी बच गया, और वी को यहाँ बैठा दीजिए। तो पी और क्यू के बीच में कौन बैठा है? वी बैठा है, और वी ऑप्शन सी में है, वी। 28 नंबर पढ़ लीजिए, आर के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? आर के दाएं, आर ये रहा, और इसके दाएं बात करें तो घड़ी की विपरीत दिशा में, और कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर, पहला स्थान, और ये दूसरा स्थान, तो कौन हो गया? क्यू। और क्यू कौन से ऑप्शन में? डी में। तो 26 नंबर का सी हो जाएगा, 27 का फिर सी है, और 28 नंबर क्वेश्चन का डी है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन इसी प्रकार सोल्व करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28, 29, 30 और 31 फिर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे इनको। आठ व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के नाम लिख दीजिए आप। पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, वी है, डब्ल्यू है और एक्स है ना। सेम क्वेश्चन है, वर्ताकार मेज के इर्द गिर्द समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में बैठे। ठीक है, कैसे बैठना है, बिठाना कैसे है, देखिए। सबसे पहले कह रहा है एक्स है वो वी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एक्स है वो वी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो पहले वी को बैठा लीजिए आप। पहले 8 व्यक्तियों के निशान बना लीजिए और वी को स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से। और एक्स कहाँ बैठा है? एक्स वी के बाएं दूसरे स्थान पर। बाएं तरफ पूछे तो बाएं तरफ इधर घूमेंगे और इधर घूमेंगे तो दूसरे स्थान पर पहला ये और दूसरा ये, तो एक्स यहाँ पर बैठ गया। उसके बाद क्या है, एस है वो वी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। वी के बाएं बात करें तो ये साइड हो जाएगी, और क्या पूछा है, दाएं, तो एस है वो वी के दाएं हैं, वी के बाएं तो ये है और वी के दाएं हैं तो ये साइड। तो दाएं कौन से स्थान पर? चौथे पे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ऊपर बैठा है ठीक यहाँ। 3 व्यक्ति आपने बिठा दिए हैं। उसके बाद पी है वो टी के ठीक दाएं बैठा है। पी है वो टी के ठीक दाएं बैठा है, तो पी और टी यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि रेगुलर है, दोनों रेगुलर है, तो ठीक दाएं है। तो पी और टी इनमें से इन तीनों में से कहीं ना कहीं बैठेंगे पी और टी आपस में, है ना, बाएं दाएं बैठेंगे। उसके बाद क्या है, क्यू है वो एक्स या वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एक्स और वी का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है? क्यू नहीं है, तो ना तो क्यू यहाँ आएगा, क्यू यहाँ नहीं बैठ सकता, और क्यू यहाँ भी नहीं बैठ सकता, और क्यू यहाँ भी नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि इन तीनों स्थितियों में क्यू नहीं है। तो क्यू की कौन सी पोजीशन बच गई? ये रही, क्यू यहाँ बैठ जाएगा। उसके बाद देखिए, डब्ल्यू है वो वी का एक निकटतम पड़ोसी है। डब्ल्यू है वो वी का एक निकटतम पड़ोसी है। तो देखिए पी और टी के लिए 3 जगह थी, 3 में से एक बगोई, तो पी और टी इनमें से आएगा, तो बचा हुआ स्थान ये कौन सा हो गया? वी का निकटतम पड़ोसी या तो ये होगा या फिर ये जगह खाली नहीं है, क्यों? यहाँ या तो पी बैठेगा या फिर टी बैठेगा, तो डब्ल्यू कहाँ आ जाएगा? यहाँ। पी टी के ठीक दाएं बैठा है। पी है वो टी के ठीक दाएं, टी को बैठा दीजिए, और टी के ठीक दाएं, टी के बाएं की बात करें तो टी के बाएं इधर आएगा, और टी के ठीक दाएं है तो टी यहाँ बैठेगा और पी ऊपर बैठेगा। अब बच गया कौन? ये पोजीशन बच गई, और इसमें कौन रह गया? आर रह गया, है ना। तो आर को आप यहाँ बैठा दो। तो दोबारा चेक कर लीजिए इसको, पी टी वी डब्ल्यू एक्स आर और एस बैठा दिया इनको। अब क्या करना है, क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, पी व एस के ठीक मध्य कौन है? पी व एस के ठीक मध्य कौन आएगा भाई? क्यू आएगा, क्यू आएगा, और ऑप्शन नंबर डी है इसका। 30 नंबर क्वेश्चन, डब्ल्यू के ठीक दाएं कौन है? डब्ल्यू इधर है, और इसके ठीक दाएं पूछे तो कौन है? वी।
कौन है, वी है, और वी कौन से ऑप्शन में है, ये क्यू हो गया, वी है बी ऑप्शन में, वी है वो बी ऑप्शन में। और 31 नंबर क्वेश्चन, आर के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, आर के बाएं, घड़ी की दिशा होती है बाईं दिशा, और बाएं तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा है, पी बैठा है, कौन बैठा है, पी, और पी ऑप्शन कौन से में, सी। तो 29 का डी होगा, 30 का बी होगा और 31 का सी होगा। देखिए ये सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित 6 क्वेश्चन थे, 2 पैसेज थे, 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 घड़ी से संबंधित क्वेश्चन है। दर्पण में 12:13, दर्पण में टाइम क्या दिखा रहा है, 12:13, और समय दिखाई देता है, तो घड़ी का वास्तविक समय बताना है, घड़ी का वास्तविक समय। देखिए दर्पण वाले क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शन है। अगर समय आपका 12 बजे से कम है तो आप उस समय को 11:60 में से घटा दीजिए, 11:60 में से घटा दीजिए, और अगर 12 बजे के बाद का समय है तो आप उसको 23:60 में से घटा दीजिए। तो यहाँ देखिए 12:13 है, तो 12 के बाद का है, आप 23:60 में से घटाएंगे 13, घटा दीजिए, 0 10 10 में से 3 गए 7, और इधर कितने बजे 5 5 में से गया 4, और 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से गया 1, यानी कितना आएगा 11:47। 11:47 ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो 32 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे है 33 नंबर, देखिए 33 नंबर, 8 बजे से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनता है। 180 डिग्री का कोण का मतलब हो गया कि घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत, यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गई। 180 डिग्री का एंगल पूछ सकता है, या फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में विपरीत नाम से भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा, 8 से 9 बजे के बीच, 8 बजे से 9 बजे के बीच का टाइम होगा, 8 बजे से 9 बजे के बीच का, यानी 8 बजकर कुछ मिनट होंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन करने का तरीका, फॉर्मूला होता है जितने बजे हैं उनका बजकर, और क्या हो जाएगा बजकर मिनट अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, 8 बजकर है तो 8 से ज़्यादा मिनट आएगी और 9 से कम, तो 60/11, और इंटू बजे, 8 बजे है तो 8 बजे, और प्लस माइनस है 6, प्लस माइनस 6, और आगे कर देंगे मिनट। देखिए 8 बजकर कुछ मिनट आएगी, वो मिनट निकालने का तरीका क्या है, 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 6। देखिए प्लस माइनस 6 कैसे करें, प्लस माइनस 6 कैसे करोगे। देखिए क्वेश्चन 180 डिग्री, 8 बजकर 8 से 9 बजे के बीच, तो टाइम क्या आएगा, 8 बजकर कुछ मिनट आएगी, और ऑप्शन में बी और सी में 9 बजकर कुछ मिनट है, तो बी और सी ऑप्शन आप काट दीजिए। और 8 बजकर कुछ मिनट कैसे, मिनट कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ 2 चीज़ लिखिए, एक तो प्लस का 6 और एक माइनस का 6, प्लस का 6 और माइनस का 6। प्लस का 6 क्या होता है, जब 1 से 5 बजे के बीच टाइम हो, 1 से 5 बजे के बीच समय, 1 से 5 बजे के बीच का समय है, तो क्या करेंगे उसमें प्लस 6 करेंगे। अगर टाइम 5 से ज़्यादा है, यानी 5 से 12 बजे के बीच, 5 से 12 बजे के बीच का टाइम है, तो आप उसमें -6 करेंगे, -6, यानी 1 से 5 फिर यहाँ 6 हो गया। 6 से 12 बजे के बीच का टाइम है तो -6 करेंगे, और 1 से 5 का बीच है तो उसमें प्लस कर देंगे। देखिए अब क्वेश्चन में 8 से 9 है, तो बजकर कितने, 8 बजकर 60/11, और इंटू 8, 8 क्या है, 8 क्या है 6 से 12 के बीच में, तो क्या कर देंगे -8 -6, और आगे क्या लिख देंगे मिनट। माइनस क्यों किया, क्योंकि टाइम है वो 6 से 12 के बीच का है, 8 बजे से 9, 6 से 12 के बीच आता है। 8 में से 6 के कितने 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 बजकर 60 इंटू 2/11 मिनट। 60 इंटू 2/11 करेंगे तो 120/11, और 120 में 11 का भाग देना आता है, 11 एकम 11, 1 शेष, तो भाग टूट गया, टूटे भाग की क्या लगा दिया आपने 0 लगा दी, तो ये कितना बनेगा टाइम 10 सही 10/11, तो 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। देख लीजिए 10 सही 10/11 मिनट कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन। तो 33 नंबर क्वेश्चन का
ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। चौंतीस नंबर क्वेश्चन में 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय पर लंबवत होगी। अब क्वेश्चन लंबवत का है, यानी दोनों सुइयों के मध्य एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। क्या दिया हुआ है 4 से 5 बजे के मध्य, 4 बजे से 5 बजे। देखो ध्यान देने की बात है, एक घंटे में जो दो सुइयां होती है घंटे की और मिनट की, वो 2 बार लंबवत होती है, यानी 2 बार उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो फॉर्मूला क्या है देखना, 60/11 मिनट कैसे निकालेंगे, और इंटू बजकर ±3 मिनट, बजकर ±3 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितने बजकर पूछा है, 4 से 5, 4 से 5 बजे के बीच, तो 2 आंसर आएंगे। 4 बजकर होगी, 4 बजकर मिनट कितनी है वो मिनट निकालनी है, तो मिनट कैसे निकालेंगे 60/11, 4 है, 4 ±3 मिनट, +3 करेंगे और -3 करेंगे, 2 ऑप्शन आएंगे। प्लस करेंगे तो 60/11, 4 और 3 कितने हो गए 7, और माइनस वाला करेंगे तो 60/11, 4 - 3 करेंगे तो इंटू 1, ये कितना हो गया 7 का 42, यानी 420/11, और ये हो जाएगा 60/11। तो इनको सोल्व करना है, 420/11 यानी 420 में 11 का भाग देना है, 11 तो यहाँ 33, कितने बच गए 7 और 2 9, 90, 11 8 88, 2 बच गए, तो 38 सही 2/11 मिनट आएगी। कितने बजकर 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट, एक तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 60/11 करेंगे तो 60 11 11 5 55 5, तो ये हो जाएगा 5 सही 5/11, 5 सही 5/11, 2 टाइम हो जाएंगे, 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट, 2/11 मिनट, और 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। तो ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी। ये कौन से में दिया है सी में, तो 34 का आंसर है वो क्या हो जाएगा सी, ए और बी दोनों ऑप्शन। मैंने आपको कहा था 1 घंटे में घड़ी की मिनट और घंटे की सुई 2 बार लंबवत होती है। फॉर्मूला यही है, मिनट कितने मिनट आएंगे तो 60/11, और टाइम लिख दीजिए बजकर और ±3 मिनट कर दीजिए। ठीक है, आगे है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1 मिनट में घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण कितना है, और कोण का अंतर पूछा है। कोण का अंतर 1 मिनट में घंटे की सुई और मिनट की सुई का जो कोण है उसका आपको डिफरेंस पूछा है। तो ध्यान दीजिए 1 मिनट में क्या होता है, देखिए जो घंटे की सुई है वो पता है आपको कि 360 डिग्री का एंगल कितने घंटे में, 12 घंटे में, 12 घंटे में कितना एंगल बनाती है 360, यानी 12 घंटे में 1 राउंड लगा देती है घंटे वाली सुई। तो 1 घंटे में कितना होगा बोलो, 1 घंटे में कितना होगा 360/12, 12 तिया 36, यानी 1 घंटे में कितना एंगल बनाएगी 30 डिग्री का। घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगी। और आपसे पूछा हुआ क्या मिनट में, तो 1 मिनट में तो 60 मिनट होते हैं घंटे में, तो 60 मिनट में कितना 30 डिग्री, तो 1 मिनट में निकालना है तो क्या करोगे 30/60, 30/60 जैसे करोगे तो कितना 1/2, यानी 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाती। ये तो आगे घंटे की सुई की बात है। अब मिनट की सुई आपको पता है 60 मिनट लेती है, 60 मिनट लगते हैं कितना एंगल बनाने में 360, यानी मिनट वाली सुई 60 मिनट लेती है। कब, जब 1 राउंड लगा देती है। तो 1 मिनट का कैसे निकालेंगे, 1 मिनट का कैसे निकालेंगे 360/60 यानी 6 डिग्री। तो मिनट की सुई है वो, मिनट की सुई कितना एंगल बना रही है 6 डिग्री का, और ये घंटे की सुई है वो कितने का बना रही है आधे डिग्री का। 6 और आधे का डिफरेंस कितना हो जाए 5 सही 1/2 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा 5 सही 1/2, 5 सही 1/2 डिग्री, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा।
ठीक है, समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए 36 नंबर मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं भाई। 36 नंबर क्वेश्चन, छत्तीस नंबर क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो x संख्याओं का औसत, देखिए औसत का फॉर्मूला आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए। औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, बटा आंकड़ों की संख्या। एवरेज का एक ही फॉर्मूला है जिसकी सहायता से आप कितना भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। औसत कैसे निकालते हैं? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। एवरेज बता कितना रहा है? पहली बार क्या बोला है? x संख्याओं का औसत, संख्याएं आंकड़े कितने हैं? x है। x कितने आंकड़े कितने हैं? x, और इनका एवरेज कितना आ रहा है? y आ रहा है। ये आंकड़ों का योग हो गया, ये आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग मतलब x संख्याओं का योग हो गया। कितनी संख्याओं का? x संख्याओं का योग। कितना हो जाएगा? x इंटू वाई। x संख्याओं का योग, x संख्याओं का योग मिल जाएगा कैसे? x इंटू वाई से। ठीक है, आगे है y संख्याओं का औसत x है। y संख्याओं का औसत कितना है? x। संख्याएं कितनी है? y, इनका एवरेज कितना आ रहा है? x आ रहा है, तो y संख्याओं का योग आ जाएगा। y संख्याओं का योग, तो y संख्याओं का योग मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू वाई, तो क्या आ जाएगा? y संख्याओं का योग होगा, वो क्या होगा? x इंटू वाई। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याएं हैं कितनी? x और y, तो सभी संख्याएं कितनी हो जाएगी? x प्लस में y, तो क्या हो जाएगा? सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? ऊपर सभी संख्याओं का टोटल करना पड़ेगा। देखिए x संख्याओं का टोटल कितना आया था? xy, और y संख्याओं का टोटल कितना आया था? ये भी xy, और सभी संख्याएं हैं कितनी? x प्लस वाई, x प्लस में y। xy कितना हो गया? 2xy अपॉन में कितना हो गया? x प्लस y। कौन से ऑप्शन में? सी। 36 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। ये क्या लिखा है? यदि x और 1/x का औसत m है, x और 1/x का एवरेज कितना दिया है? m दिया है ना। तो x और 1/x दो संख्याएं हो गई, तो एवरेज कितना दिया है? m। संख्याएं कितनी है? x और 1/x दोनों का टोटल कर दिया। कितनी संख्याएं हैं? 2। यहाँ से देखिए किसकी वैल्यू मिल गई? x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई 2m। इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं इसको। आगे है x² एवं 1/x² का एवरेज ज्ञात करना है। एवरेज आपको ज्ञात करना है। एवरेज किसका ज्ञात करना है? x² और 1/x²। ये भी दो नंबर है, x² और 1/x² बटा क्या कर देंगे? 2। यहाँ देखिए, यहाँ एक बीजीय समीकरण की आपको जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास वैल्यू है x और 1/x के टोटल की, और आपको चाहिए x² और 1/x²। यहाँ देखिए क्या कर दें, x प्लस 1/x का जब होल स्क्वायर करते हो तो वो आता है x² प्लस 1/x² प्लस में 2 इंटू x इंटू 1/x। ये x से x से चला जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर कैसे खुलता है? x² प्लस 1/x² और प्लस में कितना? 2, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ये होता है। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए? x² प्लस में 1/x² की, तो ये इधर 2 क्या करें? पक्षांतरण कर देंगे, तो x² प्लस 1/x² कैसे मिलेगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस में क्या हो गया? 2। यहाँ देखिए कि x प्लस 1/x कितना? आप इक्वेशन फर्स्ट से देख लीजिए 2m, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए 2m, यानी 2m, और इसका करना है स्क्वायर और माइनस में 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, m का स्क्वायर m², और माइनस में कितना हो गया? 2, यानी x² प्लस 1/x² कितना हो गया? 4m² माइनस में 2। यहाँ रख दीजिए, एवरेज मिल जाएगा आपको। एवरेज 4m² माइनस 2 और अपॉन में 2 कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2m² माइनस 1 और अपॉन में 2 से 2 चला जाएगा, कितना एवरेज आएगा? एवरेज आएगा 2m² माइनस में 1। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में भी, पटवारी और एलडीसी के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन।
38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 संख्याओं का एवरेज से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं। 30 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 11 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। तो अंतिम संख्याओं देखिए 18 और 11 कितने हो गए, 29, यानी 29 संख्याओं का तो एवरेज आपको दिया हुआ है और एक जो नंबर जिसका एवरेज नहीं दिया हुआ वो आपको निकालना है, यानी अंतिम नंबर निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। तीस संख्याओं का औसत, कितनी संख्याओं का, 30 संख्याओं का औसत दिया हुआ है तो 30 संख्याओं का टोटल मिल जाएगा आपको। 30 संख्याओं का योग कैसे मिलेगा, एवरेज को उनके नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। एवरेज कितना है 15, तो 30 इंटू 15 कर देंगे तो 45 यानी 450। उन सभी का टोटल कितना आएगा, 450 आ रहा है। ठीक है, प्रथम 18 संख्याओं का औसत कितना है, 10। 18 संख्याओं का औसत है तो 18 संख्याओं का योग भी मिल जाएगा। 18 संख्याओं का योग कैसे होगा, 18 इंटू उनका औसत कितना 10 तो कितना हो जाएगा 180। फिर 11 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है तो टोटल मिल जाएगा। 11 संख्याओं का योग कितना होगा, 11 इंटू दिया हुआ कितना है 20, 11 इंटू 2 220। यहाँ देखिए 18 संख्याओं का टोटल कितना है 180 है, 11 संख्याओं का टोटल कितना है 220। 180 और 220 जोड़ दीजिए कितना हो गया, 180 प्लस 220, 180 प्लस में 220 कितना हो गया 400, यानी 400 टोटल आ गया। कितने, 18 और 11 कितने हो गए 29 संख्याओं का, और 30 संख्याओं का कितना है 450। तो एक नंबर है वो इन दोनों का अंतर ही होगा। तो जो संख्या जो आप मिस कर गए वो कैसे मिलेगी, 450 में से 400 घटा दो कितना 50, तो वो संख्या कितनी थी 50 थी। ऑप्शन डी हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन में, डी ऑप्शन। 39 देखिए, किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है, 40 विद्यार्थियों का एवरेज मिल रहा है तो 40 विद्यार्थियों का टोटल मिल जाएगा। 40 विद्यार्थियों का की कुल आयु वर्षों में आयु दी हुई है कितने, 40 विद्यार्थियों का एवरेज 15 है तो 40 इंटू 15 उनका टोटल हो जाएगा कितने 600 वर्ष। 600 वर्ष क्या कह रहा है, जब 10 नए विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं तो औसत कितना बढ़ जाता है, 0.2 वर्ष बढ़ जाता है। 10 नए विद्यार्थी आते हैं तो विद्यार्थी आप बोलिए कितना हो गया, 40 प्लस 10 विद्यार्थी कितने हो गए टोटल 50। कितने विद्यार्थी हो गए 50। एवरेज पहले कितना था 15 था, कितना बढ़ गया 0.2, अब कितना हो गया बोलिए 15.2। तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करनी है। जो नए विद्यार्थी शामिल कितने हुए थे 10 की एवरेज निकालनी है। तो इससे पहले आपको 10 की जो आयु कितनी है वो निकालनी होगी। कैसे पता चलेगा, ये 15.2 एवरेज कितने बच्चों की होगी 50 बच्चों की, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 50 इंटू 15.2, पॉइंट हटा दीजिए कितना आ गया 10, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो 5 तो 10, 1 5 5 25 और 1 26 और 5 एकम 5 और 2 7, यानी कितना आ गया 760 वर्ष आ गए ना। ये कितने हैं 50 बच्चों की 15.2 के एवरेज से इनका जो टोटल वर्ष है मतलब कुल आयु है इनकी कितनी होगी 760 वर्ष। ये इनकी कितनी थी 40 की कितनी थी 600 वर्ष और 50 की कितनी है 760, यानी डिफरेंस कितने का है 10 बच्चों का। और यहाँ देखिए उम्र में डिफरेंस कितने का 160 वर्ष का। 10 बच्चों का टोटल कितना मिलेगा 760 माइनस में 600 यानी कितना 160 वर्ष है वो 10 बच्चों की टोटल एज है। आपको क्या पूछा हुआ है 10 बच्चों की एवरेज पूछा हुआ, तो एवरेज के लिए क्या कर देंगे 10 से भाग दे देंगे। तो 10 से भाग दे देंगे तो 160 बटा 10 यानी कट गया कितना आया 16 वर्ष। तो जो 10 बच्चे थे जिनके कारण 0.2 वर्ष एवरेज बढ़ा था वो कितनी, उनकी जो एवरेज है वो कितनी है 16 वर्ष है। कितनी है 16 वर्ष है। तो 16 वर्ष है तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। आगे देखिए 40 नंबर। चालीस नंबर क्वेश्चन है
तीन मित्रों ए बी सी का औसत जेब खर्च 80 रुपये, यानी तीन मित्र हैं ए बी और सी, उनका जो एवरेज जेब खर्च है यानी पूरे दिन में वो एक बंदा 80 रुपये खर्च करता है, तो तीनों के कितने हो गए, तीनों के टोटल कितने हो गए, 80 × 3 कितना हो गया, 240 रुपये। यानी ये पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक खर्च कर देते हैं। ए की अपेक्षा वो बी 2 गुना और सी है वो 3 गुना खर्च करता है, यानी ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है। ए अगर 1 रुपया खर्च करता है तो बी 2 रुपये करता है और सी कितने रुपये खर्च करता है, 3। ये क्या मिल गया, तीनों का अनुपात। इसी अनुपात में ये 10 रुपये करेगा तो ये 20 और ये फिर 30 रुपये खर्च करता है, पूरे दिन का एवरेज दिया हो ना। उसके बाद है उनकी बिना खर्च की गई राशि का औसत कितना है, 60, यानी अभी उनकी जेब में पड़े हैं, मान लो दोपहर के 1 बजे हैं, उनकी जेब में कितने रुपये, उनकी जेब में कितने हैं, 60 रुपये का एवरेज आ रहा है। तो तीनों की टोटल कितनी हो जाएगी जेब में कितनी मिलेगी तीनों की टोटल, 60 एक का 3 का कितना हो गया, 180 रुपये, कितने हो गए, 180। यानी पूरे दिन में वो 240 रुपये खर्च करता है। दोपहर के 1 बजे तक मान लिया आपने कि 1 बजे तक वो कितने खर्च करेगा ना, कितना खर्च हुआ था, तो 1 बजे तक ये उनकी जेब में पड़े थे और ये स्टार्ट पूरे दिन का है ना, पूरे दिन में 240 रुपये खर्च करता है और 1 बजे जब जांच किया तो उनके पास 180 रुपये थे। डिफरेंस कितने का है, 60 का, यानी 1 बजे तक उन्होंने कितने रुपये खर्च कर दिए, 60 रुपये, और वो भी किस अनुपात में, 1:2:3 में। तो यहाँ देखिए अनुपातों का योग 3, 2, 5 और 1, 6 है, वो किसके बराबर है, 60, 6 वो किसके बराबर, 60 के, तो 1 60/6 यानी कितना हो गया, 10, कितना हो गया, 10। यानी ये 10 रुपये खर्च करेगा, बी 20 और सी 30, 30 और 20 50 और 10 60, यानी एक बस तक ये 60 रुपये खर्च करता है। पूछा हुआ क्या है, ए का खर्च ज्ञात करना है, तो ए का खर्च कितना आएगा, 10 रुपये, बी का पूछ ले तो 20 और सी का पूछ ले तो 30। इजी क्वेश्चन था। उसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आया है। मान लीजिए किताब का कीमत कितनी है, 100 रुपये, पहले क्या करता है 25% घटा देता है, 25% घटा देगा माइनस 25% कर देगा तो कितने रुपये बचेंगे बोलो, 75 रुपये। फिर 20% बढ़ा दिया, फिर 20% बढ़ा दिया, यानी 75 का 20% बढ़ाया है, 75 का 20% बढ़ाने के बाद कितना आ जाएगा, 75 गुना 120/100 काट दीजिए, 25 या 75, 25 का 100 और 4 से करोगे तो 3, 30 × 3 करोगे तो कितना आएगा, 90, कितना आएगा, 90। अब कीमत कितनी है, 90। स्टार्ट कितना लेके चले थे, 100 रुपये। अब 2 परिवर्तन के बाद पहले 25% कम किया तो कितने बच गए, 75 रुपये, और फिर उसका 20% बढ़ाया तो वापस 90 हो गए। तो अंतर अभी भी रह गया कितने का, 10 का। तो 10 क्या हो रहा है, 10 कम हो रहा है, तो 10 रुपये घटेगा या 10 रुपये या 10%, एक ही बात है, ठीक है, 10 रुपये या 10%, 10% घटेगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिलते हैं और वह 72,000 वोटों से हार जाता है। 2 उम्मीदवार है, ए और बी, ए को कितने मिलते हैं, 38%, तो बी को कितने मिलेंगे भाई, 62%। ये ए है वो हार जाता है, कितने मतों से, 7200, कितने मतों से हारता है, 7200। देखिए हराएगा कौन, हार और जीत का अंतर वही होगा जो इनके प्रतिशत का होगा। तो 38 और 62 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 62 माइनस 38 कर लीजिए, 12 में से 8 गए 4, इधर 5 3 2, कितना हो गया, 24%, कितना हो गया, 24% आएगा। 12 में से 8 गए 4 और इधर 5 में से 3 गए 2, यानी ये 24% जो मत है वो कितने के बराबर है, 7200 मतों के। कितने के बराबर है, क्योंकि हार और जीत का डिफरेंस कितना है, 24% का है, और वो डिफरेंस वोटों में कितना है, 7200, यानी 24% है वो किसके बराबर है, 7200 के। 1%, यानी कुल वैध मत पूछे, 1% निकालिए पहले, कितना आएगा, 7200/24, और कुल वैध मत मतलब 100%, 100% कैसे निकालोगे, 7200/24 और इंटू 100 और इंटू 100, 24 तिया 72, 300 इंटू 100 करो तो कितना आएगा, 3000 और 30,000, कितना आएगा, 30,000। तो टोटल जो वोट पड़े थे वो कितने पड़े थे, 30,000 वोट पड़े थे। तो 42 है, 42 का कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 43 नंबर, एक वस्तु का मूल्य प्रतिवर्ष 10% घटता है, फिर
यदि वस्तु 3 वर्ष पहले खरीदी गई तथा उसका वर्तमान मूल्य इतना है तो यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी। देखिए ये क्वेश्चन है, चाहे वस्तु का हो, चाहे जनसंख्या का हो और चाहे चक्रवर्ती ब्याज का हो, एक ही फॉर्मूला होता है इसमें कि जो नया मूल्य आएगा, नया जो डाटा आएगा वो पुराना डाटा और इनटू आएगा उसमें कितना बदला है, कम हो रहा है या फिर वृद्धि हो रही है। 100 प्लस माइनस, कम या वृद्धि, कम हो रहा है तो माइनस हो जाएगा और वृद्धि हो रही है तो प्लस हो जाएगा, बटा क्या कर देंगे 100। और क्रमिक वृद्धि 10% कम हो रहा है तो 100 माइनस 10 कर देंगे, 10% बढ़ रहा है तो 100 प्लस 10 कर देंगे और ये कंटिन्यूटी आगे चलती रहेगी। तो देखिए एक वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटता है यदि वस्तु 3 वर्ष पहले खरीदी गई और उसका वर्तमान मूल्य यानी जो नया मूल्य यानी आज एट ए टाइम आपको जो मिल रहा है वो कितना है 5832 पुराना मूल्य आपको नहीं पता कितने रुपए में खरीदी गई, यही पूछा है। और वृद्धि कितनी हो रही है 10%, कितने वर्ष तक 3 वर्ष तक 10% क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 90, ये पहले वर्ष आ गया। फिर दूसरे वर्ष का करेंगे तो 90/100 और फिर तीसरे वर्ष का करेंगे तो फिर 90/100, 10%। देखिए ये पहले वर्ष का डाटा है, 10% कटने के बाद फिर 2 वर्ष का डाटा ये ना, और तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो इनको फिर 90/100 करेंगे। तो कर लीजिए, कटेगा जो काट दीजिए, 0 से 0 हट रहा है हटा दीजिए। अब देखिए x कैसे निकलेगा, x निकलेगा सर 5832 और उसका मल्टीप्लाई 10 और 10 कितने हो गए 1000 और बटा 9 × 9 × 9, 9 से डिवाइड कर लीजिए, 6 निम 54, 4 और फिर कितना 46 और 4 और 43 और 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36, कितने शेष रह गए 7, 72, 8 निम 72, 6 × 48, फिर 9 से कट रहा है 9, 7 निम 63, 1 बच गया 18, 9 × 2 = 18, 72, फिर 9 से कट रहा है 9, 8 निम 72, तो 8 × 1000 कितना हो गया 8000। यानी जो पुराना मूल्य था जब खरीदी गई थी वस्तु तो उस टाइम कितना मूल्य था 8000 रुपये। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 43 में, सी ऑप्शन। 44 और 45 दो क्वेश्चन हो रहे हैं मैथ के। 44 में एक मशीन का मूल्य 6250 रुपये, पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे में 20 और तीसरे वर्ष में 30% घटता है, तो 3 वर्ष बाद कितना हुआ, 3 वर्ष बाद यानी नया मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए था कितना 6250, फिर क्या हो रहा है उसमें पहले वर्ष में 10%, फिर 20 और फिर 30% घटता जा रहा है। पहले में 10 वर्ष घट रहा है, दूसरे में 20 घट रहा है तो 80 बटा, और तीसरे में 30 तो 70 बटा कितना हो गया 100। काट दीजिए, 1 2 3 0 से 1 2 और 3 0 आपने काट दी। फिर जो कट रहा है काट दीजिए, 1 0 ये भी कट रही है। फिर देखिए 25 से 25 × 25 कितना होता है 625 और 4 × 25 कितना होता है 100। फिर 4 से काट दीजिए, 4 × 2 कितना हो गया 8। अब 25 का मल्टीप्लाई करना है ना, 25 × 9 करना है, 25 × 9, 25 200 250 225 हो जाएगा, 25 × 9 और × 2 और × कितना हो गया 7, 25 × 2 कर दीजिए 50, 50 × 9 × 7, 7 निम कितना हो गया 63, तो 50 × 63 कर दीजिए, यानी 630 आधा कितना हो जाएगा 300 315 यानी 3150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3150 रुपये आ जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में दिया है 44 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। जो वर्तमान मूल्य है वो कैसे मिलेगा, जब पुराने मूल्य को आप इस प्रकार परिवर्तन करें, पहले 10% फिर 20% और फिर 30% घटाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का 45 नंबर क्वेश्चन। 1 लीटर के अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में कितना 30% पानी है, 30% पानी। टोटल मिश्रण कितने का 1 लीटर का, 30% पानी है तो 300 ml पानी हो गया। और अल्कोहल कितना हो गया, अल्कोहल हो गया 700 ml। कितना हो गया 700 ml और पानी कितना हो गया 300 ml। कितना हो गया 300 ml। फिर कहता है ये 30% है, उसको घटाकर कितना करना है, आधा करना है, यानी 15% करना है। कितना करना है 15%। अब 300 को अगर 2 हिस्सों में बांटना है, 1000 में 300 है और 1000 में आपको 150 करना है, तो फिर क्या करना है, मात्रा आपको डबल करनी पड़ेगी। 1000 की कितनी करनी पड़ेगी 2000, यानी टोटल मिश्रण अगर 2000 कर दें, टोटल मिश्रण अगर कर दें 2000 ml, तो ये जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी
पर हज़ार कितनी हो जाएगी 150 की, यानी 1000 में 150 होगा तो 2000 में कितना हो 300। इसको सेम ही रखना है, चेंज नहीं करना कि मिश्रण में 15% पानी हो जाए। मात्रा जो पहले थी पानी की वही रखनी है, तो 300 की 300 रखनी है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल मिलाना पड़ेगा। और कितना मिलाना पड़ेगा कि ये टोटल कितना बन जाए 2000 बन जाए। तो यहाँ देखिए टोटल 2000 है और 2000 में से 300 ml क्या है पानी है, तो कितना बच गया 1700। तो 1700 ml क्या है अल्कोहल है। पहले कितना था 700 ml था, माइनस 700। अब नया कितना मिलाया आपने फिर 1000 ml, कितना मिलाया 1000 ml। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन। आगे देखिए साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, फटाफट अब हो जाएंगे जल्दी, टाइम नहीं लगने वाला। इंद्रधनुष बनना किसका उदाहरण है, यानी अपवर्तन का है, परावर्तन का है, या वर्ण विक्षेपण का है, या फिर विवर्तन का है। तो इंद्रधनुष का जो बनना है वो वर्ण विक्षेपण है। तो 46 यानी 46 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद है अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है। कुएं की गहराई का कम परिवर्तित होना, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में डाली हुई छिड़का टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देना, और लो जलती हुई लो को हिलते हुए दिखाई देना, ये सब अपवर्तन के उदाहरण हैं। तो सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे अपवर्तन के, उपरोक्त सभी आ जाएगा 47 में डी। 48 देखिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन, क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन का ही उदाहरण है। 48 में भी ये हो जाएगी। ये जो इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन, माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, यानी जिस माध्यम से आप प्रकाश गुजारते हो वो उसका जो अपवर्तनांक होता है वो किस पर डिपेंड करता है। पहला है माध्यम की प्रकृति पर, दूसरा घनत्व पर, सी है दोनों पर, और डी है किसी पर भी नहीं। तो देखिए दोनों पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और माध्यम के घनत्व पर भी। तो 49 में हो जाएगा बी। 50 नंबर, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। आपको पता है विबज्योर VIBGY और R, यानी वॉयलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वो कौन से रंग की होती है, लाल रंग की। और इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य सबसे कम। और बात करें अगर क्या पूछा हुआ है प्रकीर्णन का, प्रकीर्णन का, तो जिसकी तरंग दैर्ध्य कम है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक। तो बैंगनी रंग का, तो प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है, बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग ऑप्शन में बी है। तो 50 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, पीला रंग इनके नहीं होते। यहाँ देखिए येलो है वो मध्यम रंग होता है, पीला रंग होता है वो मध्यम रंग। पूछा जा सकता है आपको कि विबज्योर यानी तरंगों में इनमें मध्यम रंग कौन सा होता है। तो स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें कि विबज्योर अगर लिखते हो आप तो मध्य में कौन आता है, ग्रीन आता है। ऑप्शन में भी ग्रीन मिलेगा। ये क्वेश्चन अपवादित है, बहुत बार आ चुका है। तो मध्यम रंग होता है वो पीला रंग होता है, ठीक है। उसके बाद है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद शक्कर का पानी में घोलना भी, कोई अवस्था चेंज नहीं हो रही, पानी मीठा हो रहा है, तो ये भी क्या है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद है पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। हाँ, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के कारण क्या करना, नया उत्पाद बन रहा है, और नया उत्पाद जिसमें बनता है वो रासायनिक परिवर्तन है। तो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण है वो रासायनिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो 51 नंबर में कौन हो जाएगा, सी। उसके बाद है संघनन, संघनन वाष्पन और आसवन, संघनन, आसवन और ऊर्ध्वपातन, ये तीनों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अपचयन से संबंधित है। ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है और अपचयन की क्रिया में क्या होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है। उसके बाद ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, इधर ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है, ऑक्सीकरण अंक में क्या होती है, कमी होती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का त्यागना,
इलेक्ट्रॉन का त्यागना है वो ऑक्सीकरण होता है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन एक ऋण विद्युतीय तत्व है। ऑक्सीजन एक ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन एक धन विद्युतीय तत्व है, तो धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना अपचयन है। तत्व का जुड़ना अपचयन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, या ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है तो वो ऑक्सीकरण है, अगर कम हो रही है तो वो अपचयन है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण में होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कहाँ होता है? अपचयन में। ये पूछा हुआ है पदार्थ में से हाइड्रोजन की कमी होती है, सही बात है। हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण होता है। पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग, सही बात है, ऑक्सीजन से संयोग होता है। पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्वों की कमी, नहीं जी, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये गलत हो जाएगी, तो ऑक्सीकरण की क्रिया में ये नहीं होता, मतलब सी ऑप्शन नहीं आएगा, तो ए, बी और डी हो जाएगा। ए, बी और डी, तो ये फर्स्ट बी ऑप्शन में है, तो 52 का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 53 रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ध्वनि का उत्पन्न होना है जी। किण्वन द्वारा शराब निर्माण, पौधों का प्रकाश संश्लेषण, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। आसवन हो गया, अभी बताया था मैंने, आसवन हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया और संघनन हो गया, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, तो डी हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन में डी। 54 नंबर क्वेश्चन फिर भौतिक परिवर्तन से संबंधित है। भौतिक परिवर्तन के बारे में असत्य कथन पूछा है। इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, सही है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, बिल्कुल सर नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता। केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होकर रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। आणविक संरचना में परिवर्तन होता है, ना जी, आणविक संरचना में परिवर्तन कहाँ होता है? रासायनिक परिवर्तन में होता है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? 54 का सी हो जाएगा, 54 का सी। 55 नंबर है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र पूछे। देखिए क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसको आप कहते हो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको कहते हैं बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना कहते हैं किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को। और जब बिना भुजा चूना में पानी डाल दिया जाता है तो चूना क्या हो जाता है? बुझ जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिलाना है? जल, और जैसे जल मिला तो ये चून बुझ गया। बुझने के बाद ये क्या हो जाए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है, ये रहे 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन है, ये रहे 2 ऑक्सीजन, और एक कैल्शियम है, तो ये रहा कैल्शियम। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम, रासायनिक नाम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला पूछे तो CaOH का होल ट्वाइस, और ये बुझा हुआ चूना है। क्या है? बुझा हुआ चूना, और ये है बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना। तो विद्यार्थी ध्यान दें, बिना भुजा चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और जब इसमें पानी डाल दिया जाता है तो ये भुजा हुआ चूना बनता है, और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भुजा हुआ चूना कहते हैं। फॉर्मूला पूछे तो CaOH का होल ट्वाइस। तो देखिए आज अपने रीजनिंग, मैथ और साइंस से संबंधित 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। तो आप सभी विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें और प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, स्टार्ट करने के बाद अंत तक। और जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें आपको इंग्लिश से संबंधित जो भी सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा, और 10 क्वेश्चन हिंदी के थे, उनका सॉल्यूशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।